हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशाद ऑल क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, मैं फिर से आपके बीच हिंदी का जो चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों, जिसका नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। दोस्तों, उसके आज जो दोस्तों है लेखक का परिचय और लेखक जो जितने भी उनका परिचय होता है वो दोस्तों, और पाठ का सारांश पूरी गहराई के साथ जानेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का यानी श्रम श्रम विभाजन जाति प्रथा दोस्तों अगर नहीं देखे हैं आप तो जाके देख ले, प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज अगर ये आप अंत तक वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको पूरी गहराई के साथ इस वीडियो को बताया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों, सबसे पहले लिखा है दोस्तों पाठ का नाम है दोस्तों विष का दांत। दोस्तों, पाठ का नाम है विष का दांत और लेखक इनका जो है दोस्तों विष के दांत का यानी रचनाकार जो है दोस्तों वो है ननील बिलोचन शर्मा। कौन है दोस्तों? ननील बिलोचन शर्मा विष के दांत के लेखक हैं दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों पाठ का विधा यानी विष के दांत पाठ की विधा क्या है, आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे दोस्तों। ये कहानी है विष के दांत पाठ के विधा, एक कहानी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जन्म यानी ननील बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ दोस्तों, सेन साहब का जो जन्म हुआ दोस्तों वो हुआ आपका 18 फरवरी 1916 पटना बदरघाट में हुआ जन्म दोस्तों ननील बिलोचन शर्मा का। उसके बाद लिखा है दोस्तों ननील बिलोचन शर्मा जी का पिताजी के नाम क्या थे। ये जो थे दोस्तों ये थे डॉक्टर राम अवतार शर्मा। ननील बिलोचन शर्मा के पिताजी के नाम थे दोस्तों वो थे पंडित रमा अवतार शर्मा। और दोस्तों लिखा है कि पंडित रमा अवतार शर्मा के ये जो थे नलिनी बिलोचन शर्मा जो वो जेठ पुत्र थे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जो माता जी का नाम क्या था दोस्तों। माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या नाम था दोस्तों? माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। उसके बाद लिखा है दोस्तों प्रमुख रचनाएं यानी नलिनी बिलोचन शर्मा का प्रमुख रचनाएं क्या क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। वो था दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मापदंड, प्रेमचंद्र, उपन्यास जो था दोस्तों वो था संत परंपरा और साहित्य दोस्तों। इसमें प्रमुख आपको जो याद करना है दोस्तों वो याद करना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मापदंड, प्रेमचंद, ये आपको याद करना है। और उपन्यास जो है दोस्तों वो है बता दिया आपको कि ये है संत परंपरा और साहित्य दोस्तों। उसके बाद लिखा है ये कहानी जो लिया गया दोस्तों, यह विष के दांत कहानी जो लिया गया दोस्तों वो अन्य कहानी संग्रह से लिया गया दोस्तों। उसके बाद लिखा है सेन साहब दोस्तों, वो लिखा है स्कूल की पढ़ाई दोस्तों स्कूल की पढ़ाई जो हुआ दोस्तों पटना कॉलेजिएट स्कूल से ये किए थे स्कूल की पढ़ाई दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों आगे की पढ़ाई जो किए थे ननी बिलोचन शर्मा जी वो किए थे दोस्तों पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में। पंडित पंडित जो ननी बिलोचन शर्मा जी है दोस्तों वो एमए किए थे। उसके बाद लिखा है दोस्तों मृत्यु दोस्तों यानी मौत यानी निधन जो हुआ दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा जी का वो हुआ 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिनी बिलोचन शर्मा का निधन हुआ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जान लेते हैं कि इस पार्ट में जो विष के दांत है दोस्तों, इस पार्ट में कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन से है दोस्तों और कौन कौन से नाम आते हैं दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं दोस्तों सेन साहब, जो इस कहानी के रचनाकार हैं दोस्तों, वो सेन साहब यानी ननी बिलोचन शर्मा जी। उसके बाद सेन साहब की 5 बेटियां आती है इस कहानी में। उसके नाम जो है दोस्तों इस प्रकार है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये सेन साहब की 5 बेटियां होती है दोस्तों। इसका नाम आप याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों सेन साहब का एक बेटा रहता है दोस्तों, इसका नाम खाकू या उसको कासू भी कह सकते हैं, खोखा या कासू भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों मदन, जो इस कहानी विष के दांत के कहानी का नायक होता है दोस्तों, मदन होता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों गिरधर लाल, जो मदन के पिता होता है। जो इस कहानी का नायक यानी मदन है दोस्तों, उनका ही पिता का नाम होता है गिरधर लाल, है ना।
जो मदन का पिता होता है दोस्तों, और सेन साहब के कारखाने का एक किरानी होता है। और दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे को दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सारांश की ओर। सारांश लिखा है दोस्तों, पूरी गहराई के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर समझ में आएगी तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आए कि नहीं है। दोस्तों अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर दोस्तों चैनल पे नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं सारांश को और समझते हैं दोस्तों। लिखा है दोस्तों, विष के दांत शीर्षक कहानी ननिल बेचो शर्मा लिखित एक व्यंग्य कहानी है। ननिल बेचो शर्मा विष के दांत जो लिखा है दोस्तों एक व्यंग्य कहानी है। यानी व्यंग्य मतलब होता है दोस्तों जिस चीज़ पर कमेंट किया जाए, यानी दोस्तों अच्छाई बुराई पर कमेंट किया जाए, किसी का विरोध किया जाए, उसी कहते हैं व्यंग्य कहानी दोस्तों। तो इसमें वही किया गया, समाज में जो भेदभाव होता है दोस्तों लड़की और लड़का में, और प्यार दुलार से जो इसमें एक खोका रहता है जिस सेन साहब का बेटा दोस्तों, आपको बता दें खोका या कासू बोलिए उनको दोस्तों, वो लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ जाते हैं दोस्तों। उसके बारे में बताया गया दोस्तों, जो एक व्यंग्य कहानी है। यह कहानी अंततः प्यार दुलार के कुपरिणाम तथा सामाजिक असमानता एवं भेदभाव को उजागर करती है। क्योंकि सेन साहब का 5 बेटी होती है और एक नाउमीद की ना मतलब बूढ़े हो जाते हैं सेन साहब, तब 5 बेटी पे एक बेटा होता है दोस्तों, जिसको बहुत प्यार करते हैं। यानी कासू जिसका नाम होता है दोस्तों, उसको बहुत सेन साहब बहुत प्यार करते हैं। इसी बात से भेदभाव करते हैं दोस्तों कि लड़की कम प्यार देता है, लड़का को ज़्यादा प्यार देता है। इसी बात को उजागर करती है इस कहानी में। सेन साहब को ढलती उम्र में एक बेटा होता है, बताया आपको वही कासू खोखा होता है, 5 बेटी पे एक बेटा होता है दोस्तों, जिसका नाम कासू होता है। इस उम्र में बेटी के बाद बेटा होना उस बच्चे को अंत्य प्यार देने के लिए काफ़ी है। सेन साहब अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। बताए कि सेन साहब अपने बेटे को बहुत, बेटियों से भी ज़्यादा, 5 बेटी से भी ज़्यादा सेन साहब यानी कासू को प्यार करते हैं। बेटी को करे अनुशासन में रखते हैं, बेटी को करे अनुशासन में रखते हैं, लेकिन खोका जो चाहे वो करे। घर का सारे सामान तोड़ते थे दोस्तों, वो ड्राइवर पर कभी कभी हाथ उठा देते थे। बहुत दोस्तों शैतानी वाला हरकत करता था कासू, है ना। वो लड़की को जो है दोस्तों सेन साहब कठपुतलियाँ समझते थे, कठपुतलियाँ समझते थे, और लड़के को दोस्तों बहुत प्यार करते थे। कड़े अनुशासन में लड़कियों रखते थे, खिलखिला के हंस भी नहीं सकती, और लड़का जो चाहे मन करे जो खाए वो आ जाता था। ऐसे भेदभाव लड़की और लड़के में जो है दोस्तों सेन साहब करते थे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, लेकिन बेटे को कुछ सिखाते ही नहीं है, बेटे को कुछ सिखाते नहीं, जो करना है तुम करो। मगर लड़कियों को कड़े अनुशासन में रखते थे। वह जो भी करता है उन्हें उसमें गुण ही दिखता है, कुछ भी गलत काम करे सही काम करे, मगर सेन साहब को उसमें गुण ही दिखता था कि अच्छा काम कर रहा है ना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, यानी दोस्तों सेन साहब जो होते हैं कासू का पिता, कासू को यानी खोखा को दोस्तों इंजीनियर बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है दोस्तों? सेन साहब कासू को क्या बनाना चाहता है? इंजीनियर बनाना चाहता है, क्योंकि उन्हें उसमें इंजीनियर बनने की संभावना नज़र आती है। सेन साहब को खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना नज़र आते हैं। तो दोस्तों अगर आप वो पूरा समझ चुके हैं दोस्तों तो उसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और सही से पढ़िएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों और जो लिखा है उसको पढ़ते हैं और सही से समझते हैं दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वे अपने बेटे की हर शैतानी से खुश होते हैं। सेन साहब अपने बेटे यानी कासू के हर शैतानी से खुश होते हैं। जब उनके बेटे ने उनके दोस्त की गाड़ी के पहिए हवा निकाल दी तो उन्हें खुश होकर बताने लगे कि देखा, अब हमेशा वह गाड़ी के पीछे पड़ा रहता है, इंजीनियर जो बनना है। जब दोस्तों सेन साहब के यहाँ उनके मित्र एक पत्रकार महोदय आते हैं, उनके मित्र पत्रकार रहते हैं, और जो आते हैं दोस्तों पत्रकार महोदय का गाड़ी जब पार्किंग में लगाया जाता है और
बैठकर कुछ बातचीत करते हैं। सेन साहब और पत्रकार महोदय दोनों दोस्त होते हैं। तो कासू जो होते हैं खोका दोस्तों, वो पत्रकार महोदय जी का गाड़ी के पहिए का हवा निकाल देते हैं और ये देखकर जो है सेन साहब खुश हो जाते हैं और मुस्कुरा के बताते हैं पत्रकार महोदय को, देखा इनको कितना गाड़ी से लगो भाई, इंजीनियर जो बनेगा। शैतानी पर भी दोस्तों वो उसमें गुण दिखता था और इंजीनियर बनाना चाहता था उसको। इसीलिए दोस्तों घर पे ही ठोक पीट के काम सिखाते थे। बढ़िया मिस्त्री को बुलाकर, एक बढ़िया मिस्त्री को बुला लिया था दोस्तों और ठोक पीट के काम सिखाना चालू कर दिए थे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, उसके बाद समझते हैं। एक गरीब बच्चा जब उनके गाड़ी को छूकर देखना चाहता है तो उसे उनका ड्राइवर धकेल कर गिरा देता है। मदन की बात चालू हो गई दोस्तों, जो इस कहानी के नायक हैं, इन्हीं गिरधर लाल के बेटे हैं दोस्तों। जब सेन साहब का जो गाड़ी होता है दोस्तों, वो 7,500 का होता है। ये भी बात आप नोट कर ले, 7,500 का तो होता है दोस्तों और काली रंग की होती है। तो दोस्तों जब उस गाड़ी को मदन जो छूना चाहता है दोस्तों, तो ड्राइवर जो है उस बच्चे को, मदन को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे उस बच्चे को चोट आती है और उसके घुटने से खून निकल आता है। उस बच्चे की माँ जब उन्हें कुछ कहना चाहता है तो उल्टे उसको चुप करा देते हैं। उस बच्चे के पिता को बुलाकर डांटते हैं। सेन साहब जो दोस्तों, उनके पिता गिरधर लाल जो होते हैं मदन का पिता दोस्तों, उसको अपने पास बुलाकर, यानी उसके कारखाने के किरानी होते हैं दोस्तों, किसी को भेजवाकर उसे बुलवाते हैं और उसको भला बुरा कहते हैं। देखो तुम्हारे बेटा ये कर रहे हो, गाड़ी को छू रहा था, खरोच आ जाता, और तुम अपने बेटे को समझाओ, तुमको बच्चे कैसे रखा जाता है, तुमको ये ढंग नहीं आता, ऐसे ही बच्चे, ये कहते हैं सेन साहब गिरधर लाल मदन के पिता को, ऐसे ही बच्चे जो है आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। हाँ दोस्तों, और कहते हैं कि ऐसे ही बच्चे चोर डाकू बनते हैं। उस बच्चे का नाम मदन है। आपको बताइए दोस्तों कि बच्चे का नाम मदन था जो गाड़ी को छू रहा था दोस्तों। लेकिन उसके अंदर भी मदन है, उसका पिता गिरधर घर आकर अपने बेटे की पिटाई कर देते हैं दोस्तों। कुछ न कुछ गलतियों के कारण मदन हर बार हर दिन पीटता था और इस दिन भी जाकर पीट दिया है ना गिरधर लाल मदन को। मदन अभी तो बच्चा है, लेकिन उनके अंदर भी भावना है। दूसरे दिन जब कासू गली में आकर खेलने की इच्छा जताता है दोस्तों, जब मदन गली में लट्टू खेलते हैं, तो जब कासू यानी खोका पढ़ के जाते हैं अपने घर दोस्तों, तो उसका भी मन लट्टू खेलने का होता है ना, और मदन के पास जाकर कहते हैं कि मैं भी लट्टू खेलूँगा, अपना इच्छा को जताते हैं उनके सामने। तो मदन गुस्से में कहते हैं कि जा अपने बाप के मोटर पर बैठ जा, यानी गाड़ी पर बैठ जा, क्योंकि दोस्तों उसके बाप के जो है दोस्तों, उसके पापा के जब उनके गाड़ी को छुआ था, मोटर को छुआ था दोस्तों, तो उनके ड्राइवर धक्का देकर गिरा दिया था। तो वो भी लट्टू खेलने नहीं देता है। और ये बात सुनकर कि अपने बाप की मोटर पर बैठ जा, ये बात सुनकर कासू यानी खोका को गुस्सा आ जाता है, जिससे मदन को झपाटा लगाता है, 2-3 झपाटा लगा देता है। और मदन भी बहुत शरारती होता है, जिसके कारण दोस्तों ये भी ना रुकता है और ये भी मदन पर खोका पर कासू दोस्तों टूट पड़ता है ना। उसके बाद लिखा था वो कासू के 2-2 दांत तोड़ देते हैं, है ना। लड़ाई करते हैं दोनों और 2-2 दांत को तोड़ डालते हैं, और यही दांत दोस्तों विष का दांत बन जाता है, जिसके कारण उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब ये बात दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा जी यानी सेन साहब जी सुनते हैं, तो वो सोचते हैं कि एक झोपड़ी वाला के बेटा एक महल वाले के बेटे को दांत तोड़ दिया, है ना। ये अपमान के बदला लेने के लिए गिरधर लाल यानी मदन के पिता को दोस्तों जो होता है नौकरी से निकाल देते हैं, है ना। तो जब मदन और कासू दिन में लड़ते हैं, तो मदन जो प्रतिदिन मार खाने वाला लड़का होता है, वो सोचता है कि आज तो ज़्यादा मार लगने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक अमीर के बेटा से लड़का आया हूँ, और जो पापा को भी सेन साहब जो है दोस्तों
वो उनके कासू के पिता नौकरी से निकाल दिए हैं। ये बात सारे सोचकर आज मेरे पापा ज़्यादा हमको आज मारेंगे, आज हमको ज़्यादा पिटाई लगने वाला है। ये सोचकर दिन भर तो नहीं जाते हैं घर। जब रात को भूख लगता है मदन को तो घर जाता है दोस्तों मदन खाने के लिए। हाँ, उसके बाद जो है दोस्तों, जिसके कारण उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया जाता है, फिर भी उसका पिता उसे गले से लगा लेते हैं। उसी रात दोस्तों, जो सब दिन मारने वाला गिरधर था अपने बेटे को, उस दिन उनको गले से लगा लेता है ज़ोर से। जब जाता है दोस्तों और देखता है तो गले से लगा लेता है और गोदी में उठाकर बहुत हंसते हुए कहता, वाह बेटा, तूने कमाल कर दिया, जो मैंने किया वो तूने कर दिया। क्योंकि दोस्तों उसने अपने अपमान का बदला ले लिया था। जो अपमान किया था दोस्तों, वो बदला ले लिया था। दोस्तों अक्सर जो होता है, आप ये कहानी में भी है, अक्सर जो होता है दोस्तों, महल और झोपड़ी की लड़ाई में किसका जीत होता है आप तो जानते ही हैं कि महल की जीत होती है। ये कहानी में भी है और विविया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में किसका जीत होता है। तो ये महल वाली की जीत होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप सारे पूरे सारांश को समझ चुके हैं दोस्तों, अगर दोस्तों पूरा सारांश को दोस्तों का अगर आप समझ चुके हैं और लेखक परिचय भी आपको दोस्तों बताए, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। अगर दोस्तों पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लो दोस्तों, क्योंकि पूरी गहराई के साथ आपको बताया गया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।